हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस हाउस। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैदिक एज का एक्टिव रिकॉलिंग किया था और आज हम महाजनपद पहले ख़त्म करेंगे और महाजनपद के बाद जो नेक्स्ट जिस तरीके से सीक्वेंस में हमारे टॉपिक्स हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्यन एम्पायर, इस तरीके से आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। मैंने पहले भी आपको कहा है A4 शीट लेके बैठना है और एक बार में हो सकता है आपको चीज़ें कुछ रिकॉल ना हो दिमाग में और ये लगे कि बहुत तेज़ जा रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार पहले वीडियो देखें, जो चीज़ें आपको दिमाग में नहीं आ रही हैं उनको नोट डाउन करें और रिवीजन करने के बाद फिर दोबारा से चाहें तो एक दो बार वीडियो और देख लें, चाहे स्पीड बढ़ा लें 1.5x पे या 2x पे, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो महाजनपद जो है ये क्या है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आयरन की डिस्कवरी हुई, एक लोकेशन थी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से जब आयरन डिस्कवर हुआ, कहाँ पे, एटा यूपी में, तो इसके बाद हमें काफ़ी बड़े लेवल पर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं और वो डेवलपमेंट हमारे जो है वो हर स्फेयर में हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आप देख रहे होंगे कुछ लिखा हुआ है, MJ का मतलब है महाजनपद और सबसे नीचे जो यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, उसका नाम है कुल। यानी कि पहले कुछ कुल हुआ करते थे और कई सारे कुल को मिला के ग्राम बन जाता था, कई सारे ग्राम को मिला के विस बन जाता था, कई सारे विस को मिला के जन बन जाता था और कई सारे जन को मिला के जनपद और फिर कई सारे जनपद को मिला के महाजनपद। तो ये एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हुआ, किस तरीके से महाजनपद जो है राइज होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर कोई हमसे पूछता है कि सोर्सेस क्या हैं जिनसे हमें पता चलता है महाजनपद के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो मेनली हमने यहाँ पे दो सोर्स डिस्कस किए थे। एक हमारा जैन सोर्स था, ठीक है, और एक हमारा बुद्धिस्ट सोर्स था। बुद्धिस्ट में तो एक से ज़्यादा है, जैन में मेनली हम एक के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे और उसका नाम क्या है, भगवती सूत्र। तो भगवती जो सूत्र है वो हमारा जैन सोर्स है। और बुद्धिज़्म में हम जाएंगे तो एक हमने पढ़ा था दिग् निकाय के बारे में, ठीक है। एक हमने पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक कंपाइलेशन थी, क्या नाम था आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे अंगुत्तर निकाय के बारे में। तो अंगुत्तर निकाय, दिग् निकाय, पाणिनि की एक बुक थी अष्टाध्यायी, तो ये हमें, और उसके साथ साथ भगवती सूत्र हमें किसके बारे में बताते हैं, महाजनपद के बारे में बताते हैं, किस तरीके से महाजनपद जो है वो एग्जिस्ट जो है कर रहे थे। उसके बाद सवाल आता है अगला कि सर महाजनपद के राइज होने का रीज़न क्या था। तो बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न है आपका एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कृषि का विस्तार हो रहा है, ठीक है। आयरन की डिस्कवरी हो गई है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद हमने देखा कि ये यहाँ पे हमें दोबारा से अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, नगरीकरण या शहरीकरण जिसको कहते हैं। ट्रेड एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, व्यापार का विस्तार हो रहा है, ठीक है। और नए नए रिलीजन हमें देखने को मिलेंगे, नए रिलीजन इसी के समकालीन समय पे फॉर्म हो रहे हैं और वो रिलीजन कौन से हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से महाजनपद क्या होते हैं, राइज होते हैं। टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें से कुछ मोनार्कियल थे जहाँ पे हमें राजशाही देखने को मिलती है और कुछ रिपब्लिक थे। अब आपको याद करना है कौन कौन से रिपब्लिक थे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वज्जी। वज्जी के अलावा 4 और हैं, वो कौन से 4 हैं ये आपको याद करना है, ठीक है। तो वज्जी में टोटल 8 कबीले थे, ये हमने डिस्कस किया था। 8 कबीला में से ही एक कबीला था लिच्छवी, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे हो गए रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब आप जानते हैं गणराज्य बोलते हैं, और गणराज्य का एक पॉलिटिकल मीनिंग क्या होता है ये हमने अपने पॉलिटी क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। और मोनार्की, राजशाही की बात करें तो वो हमें मगध में देखने को मिलती थी, तो ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब जरा मैप में एक बार लोकेशन देख लो कि भाई कौन कौन से महाजनपद कहाँ कहाँ हैं। तो जैसे एक गांधार के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कुरु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कुरु के बाद पांचाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो मत्स्य, सूरसेन, कौशल, काशी, वज्जी, मगध, अंग, वत्स, छेदी, अवंती और ये आपका अस्मक, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं गांधार, सबसे नीचे देख रहे हैं आप अस्मक। तो ये कुछ पॉइंट्स के फॉर्मेट में कि भाई नदन मोस्ट लोकेशन, सदर्न मोस्ट लोकेशन, ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब देखो मेनली जो मैंने अभी बताया, इसके अलावा और क्वेश्चंस यहाँ से कहाँ कैसे बनते हैं, तो और जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ना वो आपके बनेंगे आपके कैपिटल्स वगैरह से या फिर रीजन्स की वजह से कि भाई कौन सा रीज़न था, क्या था। तो देखो मैं थोड़ा यूनिक तरीके से आपको रिकॉल कराता हूँ कौन कौन से रीज़न थे। तो जैसे ये आपको टेबल दिख रही है, ठीक है। अब इस टेबल में लिखे हुए हैं महाजनपद सारे। अब आपको याद करना है यहाँ पे ब्लैंक किस पे छूटा हुआ है, ठीक है, मैं भी आपको शो करता जाऊँगा। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे अंग, तो अब याद करो अंग की कैपिटल क्या थी और अंग की मॉडर्न लोकेशन क्या थी, ठीक है। रिकॉल करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, नहीं याद आ रहा तो ये देखो
अंग की कैपिटल क्या थी, चंपा, और जो मॉडर्न लोकेशन है वो आपकी क्या है, मुंगेर और भागलपुर वाला रीजन है। फिर आ जाओ मगध पे, तो मगध, गिरिव्रज, राजगीर इसकी कैपिटल थी, और ये कौन सा रीजन है, गया और पटना वाला रीजन है। ठीक है, तो आगे फिर हमें पाटलिपुत्र वगैरह भी देखने को मिलता है, तो कौन पाटलिपुत्र कैपिटल बनाता है ये आपको याद होना चाहिए। काशी बात करें तो भाई आपका आज का बनारस है। ठीक है, और इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगला है कौशंबी, तो कौशंबी किसकी कैपिटल था और कौशंबी कहाँ पे, आज की मॉडर्न लोकेशन क्या है। तो आज की मॉडर्न लोकेशन जो है कौशंबी की वो इलाहाबाद है। कौशंबी कैपिटल किसका था, वत्स का। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे फिर उसके बाद आ जाओ कौशल पे, तो कौशल नरेश आपने सुना होगा, ईस्टर्न यूपी। ठीक है, तो कौशल का रीजन कैपिटल जो है वो कौन सी है, श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है, यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिटरेसी सबसे कम है, साक्षरता दर। फिर सूरसेन तो भाई काफ़ी कॉमन है, याद रहता है, मथुरा इसकी कैपिटल है, आज का रीज़न भी क्या है, मथुरा है। फिर एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल थी अयछत्र और काम्पिल्य, और ये वेस्टर्न यूपी में था। तो बताओ ये कौन सा था। ठीक है, अयछत्र और काम्पिल, तो अयछत्र और काम्पिल से याद आएगा आपको पांचाल। पांचाल के बाद फिर अगला है कुरु, तो कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ के नाम से ही आपको याद हो जाएगा कि भाई ये दिल्ली हरियाणा वाला रीजन है। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ कहाँ पे है, दिल्ली हरियाणा वाले रीजन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा आपका, मेरठ, साउथ ईस्ट हरियाणा, दिल्ली वगैरह वाला रीजन। ठीक है, फिर आगे आ जाओ मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल क्या थी और मत्स्य का रीजन क्या था। ठीक है, याद करो, हमने कहीं राजस्थान की साइड में कहीं पढ़ा था क्या मत्स्य, या फिर कहीं और पढ़ा था। तो मत्स्य में आ जाओगे तो विराटनगर, और इसका रीजन क्या है, जयपुर। फिर आगे आ जाएंगे छेदी, तो छेदी बांदा, और ये आपका सोतीवती वाला रीजन है, और ये बुंदेलखंड का रीजन पड़ता है, यूपी का सदर्न पार्ट जो है वो। फिर आगे आ जाएंगे तो अवंती, अवंती उज्जैनी, महासमती अभी बताया सबसे साउथ में था, मध्य प्रदेश मालवा वाला रीजन है। अब देखो ये लिखा हुआ है, मैं भले ही आपको बता रहा हूँ, सामने मैंने ब्लैंक भी कर रखा है, लेकिन इसको सबसे प्रैक्टिकल तरीका जो है याद करने का, आप मैप पकड़ो। ठीक है, ब्लैंक मैप लो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लैंक मैप है, आपने उस मैप पे जो है चीज़ों को, एक आपने मैप इस तरीके से बना लिया मान लो। ठीक है, एक रफ मैप बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मान लो एक रफ में बना ले। अब इस पे मार्क करो कि यहाँ पे कौन सा महाजनपद था, कोई महाजनपद यहाँ पे पड़ा था, कोई यहाँ बताया था सबसे साउथ में, यहाँ पे कुछ थे, जिन जिन के नाम याद आ पा रहे हैं उनकी कैपिटल दिमाग में सोचो। इस तरीके से आप करोगे, मैं कह रहा हूँ अगर आपको पूरे 16 याद नहीं हुआ, अगर 10 भी याद हो गए ना, तो भी एग्जाम में रिकॉल कर ले जाओगे कि अच्छा इसकी कैपिटल ये थी, और वहाँ पे आंसर आपके सामने होगा, बस आपको पहचानना होगा। रिकग्निशन जो है वो तब आता है जब आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए, चीज़ें थोड़ा एक्टिव रिकॉल हो जाए, वरना आप रिकग्नाइज भी नहीं कर पाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो उसके बाद गांधार जो उसकी कैपिटल तक्षशिला है, रावलपिंडी आपका रीजन है, कंबोज पूंछ है, राजौरी और हाजरा कश्मीर वाला रीजन है। फिर आगे पैठन, ये किसकी कैपिटल था, तो ये आपका असमक की कैपिटल था। आगे आ जाओ वैशाली, वज्जी, और लास्ट में मल्ल जो है वो आपका कुशीनारा, देवरिया, यूपरी वाला रीजन है। तो ये मैंने आपको 16 महाजनपद क्या करा दिए, याद करा दिए। इस तरीके से आपको रिकॉल करना है जो आपको याद नहीं आए हो। देखो अब जैसे यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो सबको ही ऑलमोस्ट याद रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मार्क करूँ तो ये मगध सबको याद रहता है, काशी सबको याद रहता है, उसके बाद सूरसेन सबको याद रहता है। जैसे ये देखो, अंग चंपा, ईजी टू रिमेंबर, मगध, काशी, सूरसेन, कुरु, अवंती, गांधार, उसके बाद वज्जी, रिपब्लिक है भाई इसलिए। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो याद ही रहते हैं। मेन जो याद करने वाले ना वो बाकी के 8 हैं, तो उन पे थोड़ा सा जोर देना है। हमें लगता है कि अरे यार ये जो आपके दिमाग में है 16 में से, उन पे आप इंपॉर्टेंस ही नहीं देते उनको, अरे यार याद नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहे। 7 8 तो ऑटोमेटिक सबको याद हो जाते हैं, बाकी के जो 8 हैं वहाँ थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत होती है, और वो भी जैसे जैसे मल्टीपल रिवीजन करोगे आप, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे ये महाजनपद राइज हो रहे हैं, वैसे वैसे इसी के कंटेम्प्रेरी, इसी के समकालीन हमें कुछ नए रिलीजन राइज होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक रिलीजन हमारा बुद्धिज़्म है और एक रिलीजन हमारा जैनिज़्म है। ठीक है, तो हम जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को आगे जो है क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बुद्धिज़्म। देखो बुद्धिज़्म की शुरुआत जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कैसे हुई है, गौतम बुद्ध से इसकी शुरुआत हुई है इस रिलीजन की, बुद्धिज़्म की। तो ये बुद्धिज़्म वगैरह क्यों राइज हुए, तो हमने पढ़ा था कि भाई वैदिक एज का टाइम है, और जैसे जैसे लेटर वैदिक जो पीरियड आया है, तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ है, लेटर वैदिक पीरियड में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। ठीक है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा जटिल हो गई, समाज में जो कर्मकांड वगैरह रिचुअल्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वुमेंस की कंडीशन बहुत ज़्यादा डेटेरियोरेट कर गई। तो इस वजह से हमने ये देखा कि भाई जो लोअर सोसाइटी थी वो एकदम से थोड़ा, मैं कहूँ कि कुंठित महसूस करने लगी। ठीक है, तो उसके तर्ज पे हमें कुछ नए रिलीजन देखने को मिलते हैं जिसमें कोई मूर्ति पूजा की बात नहीं हो रही,
कोई दान दक्षिणा बलि ये सब जैसे कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल टू फॉलो है। लैंग्वेज की बात करें तो भाई वहाँ पे लैंग्वेज जो है संस्कृत नहीं फॉलो हो रही, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो वहाँ के आम जनता बोलती थी पाली और प्राकृत, उस लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। तो भाई ये कुछ रीज़न हुए जिसने नए धर्मों को उदय में मदद की। उसमें से हमें 2 धर्म देखने को मिलते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है, तो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने इसकी एक तरीके से नींव रखी, उनको सभी लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध उनका नाम है। ठीक है, और वो शाक्य क्लेन से आते थे, शाक्य क्लेन से आते थे गौतम बुद्ध। और कुछ याद कर पा रहे हो पॉइंट शाक्य क्लेन के अलावा? ठीक है, इनके कुछ नाम थे, जैसे जिसमें से एक नाम बता रहा हूँ मैं आपको, तथागत। और गौतम बुद्ध के क्या नाम थे आप याद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। मैं पॉइंट फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। फादर का नाम, मदर का नाम, ये सब आपको पता है। इनकी पहली फीमेल डिसाइपल, फर्स्ट फीमेल डिसाइपल, उनका क्या नाम था याद आना चाहिए आपको। ठीक है, रिकॉल करो। मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में कराऊंगा, हर चीज़ के आंसर नहीं बोलूँगा। वाइफ का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम क्या था, राहुल था। तो फर्स्ट फीमेल डिसाइपल इनकी मौसी थी, क्या उनका नाम था ये आपको याद होना चाहिए। 29 ईयर्स की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया था। इनके कुछ और आगे शिष्य हमें देखने को मिले, उसमें से ही कुछ 2 प्रमुख शिष्य के नाम है आनंद और उपाली। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आनंद और उपाली। आगे आते हैं, आगे भाई इसके बाद बात करेंगे भाई इनका एक घोड़ा था, इसका नाम क्या था, कंठक। कंठक उसका नाम था इनके हॉर्स का। फिर आगे आओ, उसके बाद इनको मोक्ष मिला। किस रिवर पे मोक्ष मिला, रिवर का नाम क्या था, एन से नाम था रिवर का। ठीक है, मोक्ष के कुछ और नाम, मोक्ष का एक और नाम होता है सर निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति हो गई इनको। इस तरीके से हमें ये नाम देखने को मिलता है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, क्या वो जगह बनारस है? बनारस है तो उस पार्क का नाम क्या है? ठीक है, और जो फर्स्ट इन्होंने अपना उपदेश जो दिया था, फर्स्ट सरमन जो दिया था, उसको लिए एक बड़ा सा नाम था। वो नाम क्या था, डी से नाम था, चक्र करके कुछ ऐसे करके नाम था। रिकॉल करो क्या नाम था। इनका बर्थ प्लेस क्या है, तो बर्थ प्लेस भाई कपिल वस्तु में एक लोकेशन है। कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है, इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, याद करो। डेथ कहाँ हुई थी, जन्म इंडिया में हुआ था या इंडिया के बाहर, मृत्यु इंडिया में हुई थी या इंडिया के बाहर। अब ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं किसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, उसके बाद कुछ मैं किंग्स के नाम बताऊं जिन्होंने भाई बुद्धिज़्म को फॉलो किया या इसके अनुयायी थे। ठीक है, तो उसमें से बिम्बिसार, अभी हम आगे पढ़ेंगे बिम्बिसार के बारे में। बिम्बिसार के बाद इसका बेटा आया अजातशत्रु, फिर एक व्यक्ति देखेंगे प्रसन्नजीत, फिर एक व्यक्ति देखेंगे उदयन, आगे कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ हर्षवर्धन है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शासक हैं जो बुद्धिज़्म के या फिर बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म के बारे में कुछ और पॉइंट। तो जैसे ये देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया बर्थ कहाँ हुआ, कुशीनगर में। जन्म इनका कहाँ हुआ, कुशीनगर में। क्या ये सही है पॉइंट? ठीक है, रिकॉल करना है आपको कि भाई इनका जो बर्थ है वो बर्थ प्लेस क्या है, या फिर ये कुशीनगर जो है वो इनसे क्यों रिलेटेड है। ठीक है, मतलब मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ है। अब आपको इसको क्या है, मैच द फॉलोइंग करना है कि भाई बर्थ को कुशीनगर से ही ऐड होना है या फिर किसी और लोकेशन में आएगा बर्थ। एनलाइटमेंट, मोक्ष कहाँ मिला, पहला उपदेश कहाँ दिया, और महापरिनिर्वाण जो था वो क्या था। तो देखो बर्थ जो है, जन्म मैंने अभी आपको बताया कपिल वस्तु के लिए बोला, तो कपिल वस्तु जो है वो कहाँ है, लुम्बिनी में। तो ए का हो जाएगा 3। फिर एनलाइटमेंट, मोक्ष, मोक्ष इनको कहाँ मिला भाई, तो अभी मैंने आपको बताया मोक्ष जो है वो क्या बनारस में मिला, क्या बनारस में मिला था क्या, और अगर बनारस में मिला था तो बनारस में किस जगह मिला था। पहला उपदेश कहाँ दिया था बताना है आपको। महापरिनिर्वाण, ये इवेंट है इनकी डेथ का। तो इनकी डेथ कहाँ हुई थी, अभी मैंने आपको बताया डेथ इंडिया में हुई है, इंडिया के बाहर, तो इंडिया में हुई। तो महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में देखने को मिलता है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये हो गया बर्थ हो गया इनका लुम्बिनी और डेथ हो गई इनका कुशीनगर। अब बचे 2, बोध गया और सारनाथ। तो सारनाथ में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सरमन दिया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सरमन। और एनलाइटमेंट इनको मिला कहाँ पे, बोध गया में। ठीक है, तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट सरमन जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, और सारनाथ कहाँ पे सर, बनारस, डियर पार्क करके लोकेशन है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कुछ बुद्धा के बारे में पॉइंट्स हैं। उसके बाद आगे आते हैं, ये क्या है भाई, ये 8 फोल्ड पाथ हैं बुद्धा के, कि भाई राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, एफर्ट, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस, ये सब हमने डिस्कस किए थे। इसमें से कुछ जो है पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द 8 फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धा, इस तरीके से। तो थोड़ा सा हमें इनको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ उनके बारे में, कुछ और चीज़ें रिकॉल करते हैं हम लोग। जैसे इसके बाद ये हैं 4 नोबल ट्रुथ। ठीक है, 4 सत्य जो दिए गए थे इनके बारे में, कि भाई ट्रुथ ऑफ सफरिंग
कि वी लिव इन अ ऑनगोइंग स्टेट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, कि भाई हमें हमेशा हम डिससेटिस्फाई रहते हैं चीज़ों को लेके, और ये हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद ट्रुथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, कि भाई ये सफरिंग ओरिजिन कहाँ से होती है, तो सफरिंग अराइज फ्रॉम कॉजेज एंड कंडीशन, कि भाई किसी भी चीज़ के जो भी कॉजेज और कंडीशंस होते हैं उनकी वजह से सफरिंग जो दुख वगैरह हमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है ट्रुथ ऑफ सेसेशन, कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग अ स्टेट वेयर डिससेटिस्फेक्शन एंड सफरिंग हैज़ सीज्ड, कि भाई एक ऐसे पॉइंट भी आता है जहाँ पे जो भी ये डिससेटिस्फेक्शन है, जो सफरिंग है, वो क्या हो जाती है एक टाइम पे ख़त्म भी हो जा सकती हैं, ख़त्म भी हम इनको कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, इसी चीज़ पे कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म की जो कोर फिलॉसफी वो डिपेंड है। और ट्रुथ ऑफ द पाथ, कि भाई वो पाथ क्या है, देयर इज़ अ पाथ फॉर अस टू फॉलो दैट विल ब्रिंग अस टू सच अ स्टेट, उस स्टेट पे पहुंचने के लिए हमारे पास एक पाथ है। उसमें इन्होंने ये 8 फोल्ड पाथ बताए, त्रिरत्न वगैरह जैसे कंसेप्ट हम देखते हैं, या फिर जो मेन नोबल ट्रुथ हैं जैसे ये 4 जो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सफरिंग का क्या ट्रुथ है, कॉज ऑफ सफरिंग, उसके बाद ये सब चीज़ें, तो ये हमें बुद्धिज़्म में देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो ये क्या है, तो आपको पता है भाई ये स्तूप है। ठीक है, अब स्तूप जो है, तो अब मेन चीज़ मैंने आपको बताया था कि भाई स्तूप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये स्तूप की इमेज है, तो स्तूप की इमेज में कौन सा जो चीज़ है वो किस उसके लिए इम्पोर्टेंस है, या फिर उसका क्या डिमार्केशन है, कि भाई जैसे ये गेट है तो इस गेट को क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जैसे स्तूप के बारे में हमें पता होना चाहिए कि स्तूप के कौन कौन से जो पॉइंट्स होते हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो ये हमने डिस्कस किया था गेट, इसको बोलते थे, रुको थोड़ा कलर चेंज करने दो, जैसे ये देखो ये जो है ये है आपका तोरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तोरण। ये आपका छतरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आपका हर्मिका, ये क्या है, ये आपका अंडा है, हेमीस्फेरिकल जो सरफेस थी उसको अंडा बोलते थे। आगे इसके बाद और क्या क्या है भाई, ये जो है आपका मेहंदी है। फिर उसके बाद वेदिका, कुछ वर्ड हमने यहाँ पे पढ़े थे, याद आ रहे हैं आपको, प्रदक्षिणा पथ करके हमने कुछ पढ़ा था, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ ये क्या था। ठीक है, वेदिका, मेधी, ये वर्ड्स के हमने मीनिंग्स लिखे हुए थे, हर्मिका, छतरी, तोरण, कितने थे टोटल, तोरण इनके नंबर, टोटल कितने तोरण थे, तो ये सब हमको जो है पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, आगे आते हैं भाई इसके बाद। फिर अब जैसे गौतम बुद्ध के बारे में, इसके ये तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बता दिए, इसके अलावा कुछ और पॉइंट अगर आप याद कर सकते हो गौतम बुद्ध के बारे में तो वो क्या हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल उनका एक नाम सिद्धार्थ भी था। ठीक है, उनका एक नाम क्या था, सिद्धार्थ भी था। तो आपको याद आना चाहिए कि भाई सिद्धार्थ नाम जो है किसका था, गौतम बुद्ध का था। फिर उनका बर्थ का ईयर, मैं 2 ईयर लिख रहा हूँ, 563, 483, कौन सा बर्थ ईयर है कौन सा डेथ ईयर है। मदर का नाम महामाया, फादर का नाम शुद्धोधन, ये सब बेसिक पॉइंट्स आपको क्या है, याद है। ठीक है, आगे आते हैं भाई। अब जैसे यहाँ पे ये लाइफ के बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बर्थ के लिए सिंबल क्या था, याद करने की कोशिश करो, बर्थ के लिए क्या सिंबल था भाई, जन्म के लिए लोटस सिंबल था। एनलाइटमेंट, निर्माण, बोधि वृक्ष, इससे नोट किया जाता है। फर्स्ट सरमन, धर्मचक्र प्रवर्तन, डी से भी पीछे बताया था। महापरिनिर्वाण डेथ का इवेंट था। फर्स्ट सरमन को व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, महापरिनिर्वाण को जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से, और स्तूपा के बारे में ही हमने अभी क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं भाई, थोड़ा और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमने जो है क्या चीज़ें पढ़ी। तो जातक टेल्स, जातक कथाएं हमने पढ़ा, क्या था, क्या कैसी चीज़ थी। विनय पिटक, रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून हमें देखने को मिलते हैं। सुत्त पिटक में जो भी सरमन्स वगैरह थे, कि भाई जो भी उपदेश वगैरह दिए गए उनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर एक हमने देखा था अभिधम्ब पिटक। ये जो तीनों पिटक हैं ये किस किस बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, टोटल 4 हुई थी, 1 2 3 4, चारों किस जगह पे हुई, एक याद आ रहा होगा आपको, ये एक क्या था, रिकॉल करना है आपको। अभिधम पिटक। ठीक है, कुछ ये मानते हैं कि भाई इसके अंदर जो अशोक के टाइम पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनकी बायोग्राफीज़ हैं, और कुछ कहते हैं कि भाई इसमें प्रीचिंग्स वगैरह दी गई हैं पाली लैंग्वेज में, तो दोनों ही हम लोग मान सकते हैं। तो इन 3 पिटक को 1 2 3 सुत्त पिटक,
विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनको ही बोलते हैं त्रिपिटक, ठीक है, इनको ही बोला जाता है त्रिपिटक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। फिर थोड़ा आगे देखते हैं और चीज़ों के बारे में बुद्धिज़्म में, जैसे कुछ स्तूपास के नाम है, ठीक है। केसरिया स्तूपा सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, केसरिया स्तूपा, ये कहाँ पे, बिहार में। आगे धमेक, सारनाथ, शेप, सिलेंड्रिकल, सांची, एमपी, ठीक है। उसके बाद रामभर, कुशीनारा, यूपी, भरूच, एमपी। उसके बाद फिर ये दो वर्ड चैत्य और विहार, आपको बताया था याद रखने का तरीका, याद रखना आनंद विहार से। तो वही यहाँ पे क्या है, लोग रहते हैं, तो विहार जो थे वो रेजिडेंशियल एरिया थे, निवास स्थानों को बोला जाता था विहार। और चैत्य जो है ये वर्शिप प्लेसेस थे, यहाँ पे पूजा वगैरह की जाती थी, किसके द्वारा, मॉन्क्स के द्वारा, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा यहाँ पे पूजा वगैरह की जाती थी, ठीक है। फिर कुछ और अगर आपको नाम बताऊँ तो जैसे एक शांति स्तूपा है, ठीक है, लद्दाख में सिचुएटेड है, तो ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आगे आते हैं भाई, थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे काउंसिल्स के बारे में देख लो भाई, जैन काउंसिल जो है, ठीक है, वो कहाँ हुई, कैसे हुई, सॉरी बुद्धिस्ट काउंसिल, में जैन बोल रहा हूँ, बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, बौद्ध महासंगति जो है, उनका आयोजन कहाँ हुआ और क्या उनके जो है नाम है। तो काउंसिल्स के बारे में मेनली हम देखते हैं, यहाँ पे हमें 4 काउंसिल होती हुई देखने को मिलेंगी, 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन होता है, और वो चारों जो बौद्ध संगतियाँ हैं वो अलग अलग स्थान पे हुई। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट याद करो, जैसे ये हुई सर 483 BC में, ठीक है, जगह का नाम राजगिरी, प्रेसिडेंट महाकश्यप, और किंग कौन था, अजातशत्रु, ये किसका था, हार्दिक डायनेस्टी का। ये हो गई फर्स्ट जैन काउंसिल। सेकंड की बात करें तो सेकंड 383 BC में हुई, कहाँ पे, वैशाली में, और यहाँ पे प्रेसिडेंट था सबकामी, और किंग जो था उसका नाम था कालाशोक, और ये किस डायनेस्टी का था कालाशोक, शिशुनाग डायनेस्टी का। उसके बाद थर्ड जैन काउंसिल की बात करें तो ये हमें पाटलिपुत्र में होती हुई देखने को मिलेगी, अप्रॉक्स 250 BC के आसपास। प्रेसिडेंट मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है, और किंग पता है ऑब्वियसली बात है पाटलिपुत्र में हो रही है, तो कौन, अशोक, और अशोक किसका, मौर्य डायनेस्टी का। फोर्थ जैन काउंसिल जो है वो कुंदनवन कश्मीर में 72 AD के आसपास, कुंदनवन कश्मीर में हो रही है, तो कश्मीर में हो रही है कुंदनवन में, तो यहाँ पे कौन रीज़न है, वो कौन यहाँ पे किंग है, तो देखो के, तो के से ही हो गया आपका कनिष्क, और कनिष्क किसका था, कुषाण डायनेस्टी का। तो इस तरीके से ये 4 मेन जैन काउंसिल है। अब इसके बाद जो आपको चीज़ याद करनी है वो ये याद करनी है कि जो फर्स्ट मैं जैन काउंसिल बोल रहा हूँ, पार्डन, लेकिन आपको याद रखना है कि हम बुद्धिज़्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल है, जैन काउंसिल तो 2 ही हुई हैं, ठीक है, तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं। तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो, उसमें कौन से टेक्स्ट कंपाइल हुए, क्या उनका नाम था, सुत्त पिटक, विनय पिटक थे या फिर कुछ और था। सेकंड में कुछ टेक्स्ट कंपाइल हुए या फिर क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ। थर्ड में जो टेक्स्ट कंपाइल हुआ उसका क्या नाम था, उसका क्या मतलब था, ठीक है। फोर्थ में जो है वो 2 पार्ट में बट गया बुद्धिज़्म, हीनयान में और महायान में। तो हीनयान, महायान, वज्रयान, ये कुछ बुद्धिज़्म के ही पार्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या डिफरेंस है, हीनयान, महायान, वज्रयान। इसमें जैसे मैं पॉइंट्स बताऊं कि इसमें मूर्ति पूजा होती थी, पहला पॉइंट आपको याद आना चाहिए, कौन सा पाली लैंग्वेज में था, कौन सा संस्कृत लैंग्वेज में था। दूसरा पॉइंट आपको याद आना चाहिए, चाइना वाले रीजन में हीनयान है या महायान है, श्रीलंका में हीनयान है या महायान है। वज्रयान क्या था, वज्रयान का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इंडिया में हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, सिक्किम में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आपको जो ये बुद्धिज़्म के अलग अलग सेक्ट हैं इनके बारे में याद रखने हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बुद्धिज़्म के बारे में बताए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें कुछ रिकॉल हुई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ पॉइंट्स हमारे मिस आउट हैं, तो मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हैं। अब इसमें से जो जो पॉइंट आपको याद नहीं आए हों, आपने लिख लिए होंगे, उनको वीडियो बंद करो, अपने नोट्स खोलो, उनको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने के बाद
फिर दोबारा क्वेश्चन वगैरह लगाने के बाद फिर अगर कभी भूल जाओ तो दोबारा से फिर से 1.5x पे या 2x पे इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने अगर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें से आपको 15 याद आ पाए, 5 नहीं याद आ पाए, तो उन 5 को पहले रिवाइज़ करना है। और अगर आप रिवाइज़ करके इसी तरीके से एक्टिव रिकॉर्डिंग से अगर आप रिवाइज़ करके दोबारा आते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको जो भी हम पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मेरे बोलने से पहले ही आपके दिमाग में उसका आंसर ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा। बस यही पर्पज़ है एक्टिव रिकॉर्डिंग का, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, और जैनिज़्म के बाद फिर मौर्यन एम्पायर जो है और फिर गुप्ता एम्पायर। इस तरीके से हम अपनी सीरीज़ को जो है बहुत जल्दी ही कंक्लूड कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।